अत्याचार मेरे पे करके दिखाइए ना, कोई आदमी आ जाइए 6 गोली 1 मिनट से पहले उसके सीने में नहीं तार दूं तो बताए कि नहीं तार दी क्या, वो नियति लेके आ जाएगा, उससे पहले मेरी गोली छूट जाएगी तो उसको तुरंत उसको मार देना चाहिए था। किसी इंतजार कर रहा था वो, कहीं की इंतजार कर रहा था कि उसे मारे, वो तो मार दिया, अब कर लो क्या करो, हल्ला गुल्ला होता रहेगा। आज इस देश में अदालतें बेईमान है, आपको कहीं न्याय मिलने वाला नहीं है। कहाँ कहाँ कांड नहीं हुए, एक से एक विभत्स कांड हुए, किसको सजा मिली? कोई देता है सजा? मारने वाले भी वही है, सजा देने वाले भी वही है। तो ये बताइए कैसे होगा? मैंने इसीलिए कहा है, सरकार के ऊपर बराबर दबाव बना रखा है। मैंने कहा हर गांव में कम से कम 5 से 7 10 आदमियों तक लाइसेंस हर गांव के हर आदमी के नौजवान के पास मिल जाए। हमें लाइसेंस दीजिए, आप उन जिन हरामखोरों को लाइसेंस दे रहे हैं वो लोग हमें ही मारते हैं, उनको हमें मारने के लिए लाइसेंस देते हो क्या? या तो उसको रिवॉल्वर लाए, बंदूक लाए, जो भी लाना है उसको लाए, ये है। और आत्म सुरक्षा में अपनी रक्षा करना कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 3 मिनट दिन लेने चाहिए, 3 सेकंड के अंदर गोली मार देनी चाहिए, जो भी होगा फिर देखा जाएगा कि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनाहगार है। ये आपने संभालना है। यदि ये इसी तरह से देश चलता रहा तो ये बर्बाद होके रहेगा, हमारा समाज तो बर्बाद होगा ही होगा, सारा देश बर्बाद होके रहेगा। क्योंकि ये साफ नियत से देश नहीं चलाया जा रहा, इस देश में साजिश रची जा रही है और उस साजिश का नतीजा ये खुद भुगतेंगे हैं, हम तो भुगतेंगे ही। ये अत्याचार इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, जैसे मेरे कई साथियों ने कहा मूछ काटने पे हो गया, घोड़े पे चढ़ने पे हो गया, या और कहीं भी बहन बेटी के साथ बलात्कार और मर्डर और सामूहिक बलात्कार नौजवान बच्चियों के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ होता है। वो क्यों होता है, ये कभी आपने सोचा है? किसी आदमी ने, ये नौजवान ने कभी सोचा है कि ये अत्याचार क्यों होते हैं? ये अत्याचार उसी पे होते हैं जो अत्याचार सहता है। जिसको सहने की आदत पड़ गई उस पर अत्याचार होते हैं। अत्याचार मेरे पे करके दिखाइए ना, कोई आदमी आ जाइए 6 गोली 1 मिनट से पहले उसके सीने में नहीं तार दूं तो बताए कि नहीं तार दी क्या, वो नियति लेके आ जाएगा, उससे पहले मेरी गोली छूट जाएगी। तो हम लोगों को, जो लड़के को मारने के लिए घूम रहा था, मैंने वीडियो मेरे से पूछा था, डाली थी, मैंने कहा था कि जो उसे पता था 1-1.5 साल से पुलिस को कार्रवाई नहीं कर रही है, उसको मारने घूम रहा है, तो उसको तुरंत उसको मार देना चाहिए था। किसी इंतजार कर रहा था वो, कहीं की इंतजार कर रहा था कि उसे मारे, वो तो मार दिया, अब कर लो क्या करो, हल्ला गुल्ला होता रहेगा। आज इस देश में अदालतें बेईमान है, आपको कहीं न्याय मिलने वाला नहीं है। जितने कांड हुए हैं, बिहार का कांड हुआ, बाथम कांड हुआ, खैरगंज कांड हुआ, कहाँ कहाँ क्या नहीं हुआ, कुमेर कांड हुआ, कहाँ कहाँ कांड नहीं हुए, एक से एक विभत्स कांड हुए, किसको सजा मिली? कोई देता है सजा? मारने वाले भी वही है, सजा देने वाले भी वही है। तो ये बताइए कैसे होगा? मैंने इसीलिए कहा है, सरकार के ऊपर बराबर दबाव बना रखा है। मैंने कहा हर गांव में कम से कम 5 से 7 10 आदमियों तक लाइसेंस हर गांव के हर आदमी के नौजवान के पास मिल जाए। हमें लाइसेंस दीजिए, आप उन जिन हरामखोरों को लाइसेंस दे रहे हैं वो लोग हमें ही मारते हैं, उनको हमें मारने के लिए लाइसेंस देते हो क्या? या तो उनके भी जमा करो, नहीं तो हम लोग को भी लाइसेंस दो। और हमारा जो बजट का पैसा आता है, उस बजट में से 90% पैसा हमारे खाते में से दे दो, हमें कोई ऐतराज नहीं। 10% वो लगाएगा, उसको रिवॉल्वर लाए, बंदूक लाए, जो भी लाना है उसको लाए, ये है। और आत्म सुरक्षा में अपनी रक्षा करना कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब आपको खतरा है कि आपको मारेंगे, पुलिस आपका केस नहीं देख रही और कोई नहीं करता, तो 3 मिनट दिन लेने चाहिए, 3 सेकंड के अंदर गोली मार देनी चाहिए, जो भी होगा फिर देखा जाएगा। ये सब चलता रहता है, लेकिन ये बर्दाश्त हम करते हैं। बाबा साहब ने भी कहा है कि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनाहगार है। तो गुनाहगार हम खुद हैं, हम उसको गए गुनाहगार वो तो करेगा, जिसको आदत पड़ी है जुल्म जास्ती करने की वो जुल्म जास्ती करेगा, पर जो जुल्म सह रहा है वो उससे भी बड़ा गुनाहगार है, इसलिए उसको जुल्म सहना ही नहीं चाहिए। और हमने बहुत देख लिया, आज की तारीख में कहीं कोई किसी का मिलता नहीं। मैंने खुद यहाँ गाजियाबाद जिले में देखा, शीशराम प्रेमी का लड़का था, वो गाजियाबाद गौशाला में रहते थे, शीशराम प्रेमी उनका लड़का, उसने 13 मर्डर किए और सारे आदमी के मुंह पे उनको गोली या चक्कू मार के उनका पैर
से ऊपर मुंह पर जब तक खड़ा रहता था जब तक कि पुलिस ना आ जाए, और पुलिस को कहता था मार दिया, ले जाइए, उठाइए इसे। और ये बता दूं, मेरा नाम आ गया तो यही हाल होगा सबका। और जो ये श्री राम जाटव था, कितना आपको पूरे इस केस का पता होगा, आपके तो था, यहीं गुजरों का हुआ था ना हमारे, उन्होंने 6 आदमी मारे, श्री राम जाटव ने 12 आदमी मारे। वो सब मेरे साथ आता जाता था चेला, आज में अभी वो जेल में है। उसको मेरे पास उसका बराबर आना था, मैंने उसे कहा सरेंडर कर दे भाई, हो गया, बहुत हो गया। और हम लोग पंचायत करने आए थे यहाँ, वीपी सिंह जी साथ आए थे, रामविलास जी आए थे, हम लोगों ने वो मामला शांत किया। लेकिन मैं आपको कितना बताऊं, हम लोग दूसरे की चुगली करने में लगे हैं। एक मैं कसम देना चाहता था आज आपको कि हम किसी की चुगली नहीं करेंगे, किसी के खिलाफ, अपने समाज के आदमी के खिलाफ कोई चिट्ठी नहीं लिखेंगे, उसके साथ प्यार का, मोहब्बत का रास्ता अपनाएंगे। और समाज में जो दलित समाज है, चाहे हमारी कोई भी जातियां हों, सबके साथ आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ाएंगे। तो इसलिए, और जो हम लोग फिजूल खर्ची करते हैं ब्याह शादियों फंक्शनों पे, शराबबाजी होती है बहुत ज़्यादा, बहुत सी बातें हैं, आप सब समझदार है। कोई यहाँ इतने नौजवान है नहीं, मैं उनके सामने कुछ बातें रखना चाहता था, आप समझदार है, रोज ये बातें आती है। तो बाकी सब बातें तो ध्यान में कितना रखेंगे कितना नहीं रखें वो आपकी है, लेकिन पढ़ने पढ़ाने का काम यदि आपने संभाल लिया, बाबा साहब की एक बात जो उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, यदि आपने वही काम संभाल लिया और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, यदि आपने नीचे के लेवल की प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन बच्चों की ठीक कर दी, तो बच्चे आगे रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। आज की तारीख में 70% ड्रॉप आउट चल रहा है, इसीलिए आपको एजुकेशन को संभालना है। जितने लोग यहाँ बोल के गए, बात करके एजुकेशन रास्ता नहीं बता के गए, मैंने आपको रास्ता बताया है, हाथ जोड़े हैं, और मैंने रिक्वेस्ट की है कि आप इमीडिएटली हर बच्चा, एक बच्चे को अडॉप्ट कर ले, अडॉप्ट करके उसको पढ़ाए, उसको ये समझ के चले कि मुझे यदि एजुकेशन को एक बच्चा भी मैं पढ़ा दिया तो ऐसे सब लोग पढ़ाएंगे तो हमारे लाखों करोड़ों बच्चे एकदम पढ़ करके तैयार हो जाएंगे। कम से कम 2 घंटा समाज के लिए लगाए, बाबा साहब की सिर्फ बात ही ना करें, काम भी करके दिखाएं, और 2 घंटा हर आदमी समाज के लिए देगा, और वो 2 घंटा बच्चों को पढ़ाने में देगा। जो बच्चे छोटी क्लास के बच्चे हैं उनको पढ़ाने का काम करेगा, जो बड़ी क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं वो छोटी क्लास के बच्चों को पढ़ाएंगे। वो पढ़ने वाला तो होशियार होगा, लेकिन पढ़ाने वाला भी होशियार हो जाएगा, उसको भी सब याद हो जाएगा। और यदि वो पढ़ लिख करके हमारा समाज ठीक होगा तो हमें इस देश का शासक बनने पे कोई रोक नहीं सकता। आज जो हम लोग जो थोड़ी बातें करते हैं उससे कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग बाबा साहब को मानते हैं, यहाँ इतना पैसा खर्च हम लोग बातें कर रहे थे, सब लोगों ने कितने प्यार से इतना अपने घर से पैसा लगा के इतना बड़ा कार्यक्रम किया है, ये कितना सराहनीय काम है, हम ये मानते हैं। लेकिन कुछ ठोस कार्यक्रम भी तो बनने चाहिए। ठोस कार्यक्रम मेरा सबसे पहले आप लोगों से निवेदन है, हाथ जोड़ के, और आदेश भी है कि हर आदमी 2 घंटे समाज को देगा, और अपनी आय का 2% जो भी उसकी आमदनी है उसको निकाल के अपने घर में अपने पास में रखेगा अलग से, वो समाज में जब जरूरत पड़े तब उसको लगाएगा। वो भी मेरा रिक्वेस्ट है। और मेरा दूसरा ये है कि जो लोग नौजवान बेकार बेरोजगार घूम रहे हैं वो किसी न किसी की ट्रेनिंग लेकर के रोजगार में घुसे। जब तक हम बिजनेस कैप्चर नहीं करेंगे आपको कोई मदद करने वाला नहीं है। इसलिए हम लोगों का जो कारोबार था, रोजगार था, हम लोग बड़े अच्छे कारोबार में थे। पूरे देश का कारोबार, चमड़े का कारोबार हमारे हाथ में था, वो हमसे छिन गया। लेकिन हमने दूसरा कोई कारोबार पकड़ा नहीं, और हमारी हालत आज ये हो गई है कि कहीं मजदूरी हम कर नहीं सकते, उसमें हमें शर्म लगती है, और वो जो काम था छूट गया, दूसरे कारोबार में हम घुसे नहीं। इसलिए मेरा सब लोगों से अनुरोध है, जो लोग भी हैं थोड़े बहुत जो रह गए हैं यहाँ, उनसे मेरा कहना है कि वो बिजनेस कैप्चर करें। मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सके नहीं करे, ट्रेडिंग तो कर सकते हैं। ट्रेडिंग का माल मतलब होता है कि एक माल एक जगह से लेकर दूसरी जगह पहुंचा दिया, दूसरी जगह से उठाया तीसरी जगह पहुंचा दिया, ये ट्रेडिंग तो कर सकते हैं।
नहीं कर सकते, बिजली मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, उस पर दिक्कत थोड़ी आएगी, लेबर प्रॉब्लम होती है और दूसरी। लेकिन ट्रेडिंग में जो नौजवान बच्चे घूम रहे हैं, ये सब नौजवान बच्चे बिजनेस में धंधे में लग जाए।